नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया की कुछ सबसे आम धारणाओं और कहावतों पर एक नजर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक किताब है, बाय द रूमर सेल द फैक्ट। इसमें उन मान्यताओं की पड़ताल की गई है जो वॉल स्ट्रीट पर सालों से दोहराई जाती रही हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इन प्रचलित विचारों की बारीकी से जांच करें और देखें कि क्या ये वाकई टिक पाती हैं, खासकर जब हम तथ्यों और विश्लेषण को देखते हैं। सही कहा। अक्सर जिसे स्ट्रीट का ज्ञान या सुनी सुनाई बात समझा जाता है, वो जांचने पर कुछ और ही निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी धारणाएं सही हैं और कौन सी सिर्फ मिथक हैं। ठीक है। पहली सबसे आम धारणा, कोई भी बाजार को मात नहीं दे सकता। मतलब लंबे समय में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बहुत सुना है। लेकिन किताब में पीटर लिंच जैसे मैनेजरों का उदाहरण है। उन्होंने तो लगातार बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ है तो। देखो, किताब के हिसाब से बाजार को मात देना संभव है, मुमकिन है, अच्छा। पर ये बेहद मुश्किल है। बहुत ही कम लोग लगातार ऐसा कर पाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए शायद इंडेक्स फंड ही बेहतर हो सकता है। मतलब वो फंड जो पूरे बाजार को फॉलो करते हैं। समझ गया। सफलता अक्सर मिलती है वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसे सिद्धांतों पर टिके रहने से। जैसे वॉरेन बफेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। कुंजी है सही स्टॉक चुनना और फिर लंबे समय तक उसमें बने रहना। किताब ये भी बताती है कि सफल निवेशक का पोर्टफोलियो अक्सर पीई रेशियो, मतलब कीमत और कमाई का अनुपात 20 से कम रखता है। अच्छा, तो मतलब बाजार को हराना मुमकिन तो है पर आसान नहीं, ज्यादातर के लिए मुश्किल। हाँ, नियम नहीं, अपवाद है। इससे जुड़ी एक और बात दिमाग में आती है। अक्सर सुनते हैं कि बड़ा पैसा तो एक ही स्टॉक से बनता है, कोई होम रन टाइप, जैसे बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, वही उदाहरण देते हैं सब। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि पैसा बचाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन, मतलब विविधीकरण जरूरी है। तो सच क्या है? देखो, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। किताब के आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि होम रन मारना बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा। श्वाब सेंटर की एक स्टडी थी। उन्होंने देखा कि अगर आप यूं ही बड़ी कंपनियों के शेयर चुने तो ज्यादातर भारी नुकसान देते हैं। कितना, कुछ अंदाजा? करीब 97.5% स्टॉक्स ने 50% से ज्यादा का नुकसान दिया था उस स्टडी में। अरे बाप रे। हाँ, तो जहां कोई उद्यमी शायद अपनी एक कंपनी पर बड़ा दांव लगाए, वो अलग बात है, पर आम निवेशक के लिए, हाँ, आम निवेशक के लिए, उनके लिए धीरे धीरे विविधीकरण और कंपाउंडिंग के जरिए संपत्ति बनाना ज्यादा सुरक्षित और अथार्थवादी तरीका है। मार्था स्टुअर्ट का भी उदाहरण दिया जाता शायद। हाँ, उनका उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक ही स्टॉक पर बहुत ज्यादा निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है जब उनकी कंपनी का स्टॉक गिरा था। समझ गया। तो फैलाकर निवेश करना बेहतर है। अच्छा, एक और बड़ा सवाल जो हमेशा उठता है, मार्केट टाइमिंग। हाँ, ये तो सबका पसंदीदा सवाल है। क्या बाजार में कब घुसना है और कब निकलना है, इसका सही समय पता लगाया जा सकता है? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। किताब इस पे काफी शक करती है। साफ कहती है कि बाजार के उतार चढ़ाव का सटीक अनुमान लगाना वो लगभग असंभव है। असंभव। हाँ, किताब में स्मिथर्स और राइट का जिक्र है। वो कहते हैं कि जरूरी ये तय करना है कि बाजार में होना है या नहीं, लेकिन ये फैसला फंडामेंटल वैल्यूएशंस पर आधारित होना चाहिए। फंडामेंटल वैल्यूएशन मतलब कंपनी की असल कीमत देखकर। बिल्कुल, ना कि ये अंदाजा लगाने की कोशिश पर कि अब सही टाइम है या अब निकल जाओ। लेखक का तर्क है कि कब निवेश करें, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि बाजार बहुत महंगा है या सस्ता। अच्छा, कीमत पर ध्यान दो, घड़ी पर नहीं। ठीक है, अब कुछ खास दिनों या महीनों की बात करते हैं। कैलेंडर इफेक्ट्स। हाँ, जैसे ट्रिपल विचिंग डे या जनवरी इफेक्ट या वो अक्टूबर सरप्राइज वाली बातें। क्या इन दिनों बाजार वाकई ज्यादा हिलता डुलता है? देखो, आंकड़े तो कुछ और कहानी बताते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? किताब के विश्लेषण के मुताबिक इनमें से कई प्रभाव या तो बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं या फिर आंकड़ों में कोई खास दम नहीं होता। जैसे ट्रिपल विचिंग डे पर उस दिन अस्थिरता, मतलब वॉलेटिलिटी, लगभग उतनी ही पाई गई जितनी किसी आम बाजार वाले दिन होती है, करीब 1%। अच्छा, मुझे लगा था ज्यादा होती होगी। नहीं, और वैसे ही जनवरी का प्रदर्शन हमेशा पूरे साल के प्रदर्शन का पक्का संकेत नहीं होता। ये पैटर्न अक्सर संयोग से बन जाते हैं या सिर्फ पुराने डेटा को देखकर लगते हैं। इनके पीछे कोई ठोस आर्थिक वजह नहीं होती। दिलचस्प है। तो ये कैलेंडर वाली बातें भी ज्यादातर बस कहने की हैं? हाँ, काफी हद तक। किताब में कुछ और भी मजेदार लेकिन अजीब सिद्धांतों का जिक्र है।
सुपर बोल थ्योरी, हेमलाइन थ्योरी, ये क्या है? हाँ, ये सुनने में मजेदार किस्से हैं, लेकिन निवेश के फैसले इन पर तो बिल्कुल नहीं टिकने चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि इनका कोई लॉजिक या तथ्यात्मक आधार नहीं है। सुपरबॉल थ्योरी का रिकॉर्ड देखो तो वो संयोग से ज्यादा कुछ नहीं लगता। और हेमलाइन थ्योरी, वो स्कर्ट वाली। हाँ, कि स्कर्ट की लंबाई बाजार की दिशा बताती है, वो तो 1990 के दशक में ही गलत साबित हो गई थी। ये बस ये दिखाते हैं कि कैसे लोग अनिश्चितता में कोई ना कोई पैटर्न खोजने की कोशिश करते रहते हैं। सही कहा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि निवेश की दुनिया में कई जमे जमाए नियम या कहावतें असल में जांचने पर खरी नहीं उतरती। बिल्कुल, लोकप्रिय बातें अक्सर भ्रामक हो सकती हैं। ये एक बहुत जरूरी सबक है। सिर्फ इसलिए कि कोई बात सालों से दोहराई जा रही है, वो सच नहीं हो जाती। किताब भी बार बार यही जोर देती है कि आंकड़ों और फंडामेंटल विश्लेषण पर ध्यान देना जरूरी है। भावनाओं या भीड़ के पीछे नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छूट जाता है। अगर स्थापित ज्ञान यानी जो बातें सब मानते आए हैं वो अक्सर भ्रामक होता है, तो फिर एक निवेशक को अपनी समझ कैसे बनानी चाहिए? अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ आंकड़ों की गहरी समझ से आता है, या बाजार के मनोविज्ञान मतलब लोगों की सोच को समझने से, या शायद दोनों के मिश्रण से? इस पर सोचने लायक है।